नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की मांगी कस्टडी। कोर्ट में दिल्ली के सीएम को बताया शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता, इसलिए पूछताछ जरूरी। केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। राहुल, ममता ने मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। इंडिया गठबंधन की अहम मीटिंग, बीजेपी ने बताया सत्य की जीत। बाजार ने बढ़त के साथ किया कारोबारी हफ्ते का अंत। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी रही खरीदारी। सेंसेक्स 191 अंक तो निफ्टी 85 पॉइंट चढ़कर बंद। दो दिन के भूटान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भूटान के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। साझेदारी मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। अंतरिक्ष में इसरो का एक और कमाल, पुष्पक विमान का किया सफल परीक्षण। अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने का करेगा काम। आज से आईपीएल सीजन 7 का होगा आगाज। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा पहला मुकाबला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई यह खबर है और ईडी के वकील ने कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कहा है कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। तो इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब सीधे चलते हैं असीम मनचंदा के पास। तो असीम, बताएं इस वक्त क्या कुछ चल रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट रूम के अंदर। दीपाली, कल देर रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने अरेस्ट कर दिया था। आज दोपहर को उनकी ईडी कोर्ट के सामने पेशी हुई। यहाँ पर ईडी ने अपनी दलीलें दी। ईडी ने कहा कि हमें इनके लिए 10 दिन का रिमांड चाहिए, खासतौर पे कि ये पूरे केस में जो पॉलिसी बनाई गई है वो भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी। पॉलिसी बनाने में इनकी भूमिका काफ़ी अहम है। इन्होंने जो भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है इसके लिए मुख्य सरगना है। और के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए हैं और ख़ासतौर पे कि उन पैसे का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शन में हुआ। इसमें 4 रूट के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। हमने सारी मनी का ट्रेल का भी पता लगा लिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए ताकि हम इसको बिठा करके इनसे बातचीत कर सके, इनसे पूछताछ कर सके। खासतौर पर कि हमने इन्हें काफ़ी सारे सम्मन भेजे थे, इन्होंने जानबूझ करके उन सम्मन का पालन नहीं किया। तो ईडी की दलील यहाँ पर खत्म हो गई। उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दलील देने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की गई है। आप आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और खासतौर पे कि इस मामले में गिरफ्तारी करने की जरूरत नहीं बनती है। ईडी के पास सारे दस्तावेज सबूत मौजूद है। तो इस वक्त यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। ये भी बता दूं कि अभी भी इस मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर जारी है। थोड़ी देर के अंदर कोर्ट अपना फैसला इसको लेकर के सुना सकता है। तो देखना होगा कि किस तरह का फैसला आता है। ईडी रिमांड देती है, कोर्ट अगर रिमांड देती है तो हो सकता है कि जो अरविंद असीम, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी संक्षिप्त में। जी असीम, एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बड़ा बयान दिया गया है ईडी की तरफ से, उसमें अरविंद केजरीवाल को ही साजिशकर्ता बताया गया है कि पूरा जो रणनीति थी, जो पूरा घोटाला था, इन्होंने ही रचा था। इस पर क्या कहेंगे? लगता है कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी अब केजरीवाल की? देखिए, सीधे ईडी ने यहाँ पर कहा है कि किंग पिन इसी भूमिका इन्हीं की थी। सबसे ज्यादा पॉलिसी जो बनाई गई वो भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी और ये पूरी तरह से सरगना है। तो ईडी ने सारा इल्जाम जो है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बन दिया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता। तो उसके जो भी चीफ है उसको यहाँ पर अभियुक्त बनाया जाएगा यहाँ पर और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहना था कि ईडी का कि के कविता के साथ इनकी मुलाकात हुई थी और जो विजय नायर है वो इसके अंदर मिडलमैन था, वो अरविंद केजरीवाल के घर तो के असीम, पास रहता था। आप जी
तो आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। दिल्ली, पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आतिशी सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोदी की साजिश है। कोई संकट नहीं है। पार्टी देखो, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। पार्टी कुछ नहीं हुआ, पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। इतने 10 सालों में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहां गिरफ्तार करोगे? ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा कर रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने एक ही सुर में इसे सरासर अन्याय बताया है। Only to take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. देश की जनता को दिखाना है कि हम कितने स्वच्छ हैं। हालांकि ये मतलब कि जिनको इनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनसे तो उन्होंने बॉन्ड ले लिए। अब तो स्कीम भी खत्म हो गई, अब तो बॉन्ड भी नहीं इनको कोई दे सकता। ठीक है ना? तो ये सब ये तमाशा है। इस देश का लोकतंत्र का तमाशा हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोश में है। वो इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। 13 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी है। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी करतूतों के कारण ईडी ने गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ।
लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते। वहीं शराब घोटाले में ही गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पहले लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा है। के कविता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा और बेंच का कहना है कि सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना जरूरी है। जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शराब घोटाले में ही ईडी ने कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। चलिए और अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 191 पॉइंट चढ़कर 72,832 पर और निफ्टी 85 पॉइंट चढ़कर 22,097 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। रियलिटी, ऑटो, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई। मेटल, एफएमसीजी, इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं आईटी शेयरों में बिकवाली दिखाई दी। बाजार में आगे भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, ये कहना है हेलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। दिनशॉ ईरानी के मुताबिक रूरल इकोनॉमी नहीं सुधरी तो जून नतीजे कमजोर रहेंगे। रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं हुई तो जून के भी नंबर आपको ढंग के नहीं दिखेंगे। तो आपको 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स ऐसे देखेंगे जहां पे आपके अर्निंग्स कट हो रहे हैं रादर देन एक्सपैंड हो रहे हैं, जो पिछले 6 क्वार्टर से हो रहे हैं। तो एक तो वो वहां पे थोड़ा स्वाभाविक है कि थोड़ा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगा। और दूसरा जो 2 इवेंट्स है जो एक साथ होने वाले हैं, एक तो है हमारा जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और बजट, सेंट्रल बजट अनाउंस होने वाला है। एक्चुअल बजट अनाउंस होगा जो जून एंड जुलाई बिगिनिंग में होगा। ये दोनों के आसपास काफी र्यूमर्स घूमते रहते हैं, बातें चलती रहती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा उथल पुथल वहां होगा। एक्सेंचर के कमजोर ग्रोथ गाइडेंस ने पूरे आईटी शेयरों पर दबाव बनाया हुआ है। कैसे रहे एक्सेंचर के नतीजे और क्यों घटाया गया ग्रोथ गाइडेंस, बता रही है हर्षदा सावंत। तो जैसे आपने कहा कि एक्सेंचर के नंबर्स जो सेकंड क्वार्टर के आए हैं, एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लार्जली अगर आप ध्यान दें तो रेवेन्यू में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखा गया, मार्जिन्स में कुछ खास बदलाव नहीं, लेकिन कंपनी ने आगे के लिए जो इंडिकेशन दिया है, जो गाइडेंस दिया है, उससे पूरा मामला बिगड़ता हुआ। ध्यान रखिएगा, इनकी जो क्लोजिंग होती है वो अगस्त में होती है। उस लिहाज से उन्होंने FY24 के लिए अपना पूरा जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसे घटाया है। 2.5% था पहले, इसे घटाकर 1.3% पर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कह रही है कि क्लाइंट्स की तरफ से जो बजट स्पेंड्स है वो खासे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर से छोटे प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो पिछले कुछ महीनों में एकदम विपरीत था। कंपनी के मैनेजमेंट ने मेंशन जरूर किया, बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल जरूर हुए हैं लेकिन वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में दिक्कत है। साथ ही साथ सेकेंड क्वार्टर में जो न्यू बुकिंग है उसमें करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है और ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दे रहा है। खास तौर से दबाव कम्युनिकेशंस, मीडिया, हाईटेक जैसे सेगमेंट्स में है और ये वो पेन पॉइंट बाकी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी रहे हैं। वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिकेशन यही है कि इस साल यानी कि इस कैलेंडर ईयर बजट्स में दबाव कायम रहेगा और यहां पर बजट्स इंप्रूव होने के आसार नहीं, यानी कि क्लाइंट्स शायद ही ज्यादा पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। कंसल्टिंग सेगमेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ग्रोथ सपाट रही है, उस पर आपके ध्यान होने चाहिए। मैनेज सर्विसेज और आईटी में वो कह रहे हैं सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है और उस लिहाज से देखना होगा कि क्लाइंट्स यहां पर कुछ अपनी सिचुएशन को बेहतर करते हैं या नहीं। कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस इन नंबर्स में नहीं देखने को मिला है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट आई है कि जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल अब ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स करना चाहते हैं, तो वहां पर बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन जो बेसिक ब्रेड बटर बिजनेस है कंसल्टिंग का, वहां पर दबाव देखने को मिला है, उस लिहाज से प्रेशर है। अब डर यही है कुछ एनालिस्ट का
कि ये जो एक्सेंचर के नंबर्स हैं, ऐसी ही स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है जब बाकी भारतीय आईटी कंपनियां अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। सीएलएसए ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो H2 में रिकवरी की उम्मीद थी वो होने के आसार बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही आईटी कंपनियां इस बुरे दौर से उभर कर निकलेंगी, वैसे आसार बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। तो अभी बाजार में उथल पुथल है, ऐसे में बाजार में क्या है वेल्थ बनाने का मंत्र? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर आपको बताते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई, जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। पहला मुकाबला सीएसके और रॉयल चैलेंजर्स के बीच होना है। देश में आम चुनाव की वजह से इस साल आईपीएल 2 हिस्सों में हो रहा है, तो क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है इस साल आईपीएल में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी विपिन भट्ट। तो विपिन जी बताएं, इस बार कैसा होने वाला है ये आगाज? जी, आईपीएल का इंतजार हर साल रहता है, तो इस साल भी आईपीएल करेगा धमाल। आइए थोड़ा आइडिया आपको देते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है इस साल आईपीएल में। जैसा आपने बता दिया कि 2 हिस्सों में होगा। शेड्यूल है हमारे पास 21 अप्रैल तक का और एक्सपेक्टेड है कि मई में फाइनल्स हम देखेंगे। तो आज से शुरू हो रहा है, एक रंगारंग सेरेमनी होगी शाम को, ओपनिंग सेरेमनी। उसके बाद 8 बजे से आज का ये मुकाबला शुरू होगा। 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं इसके अंदर और ये काफी एक्साइटिंग मुकाबला होने जा रहा है। अभी जैसा हमने आपको बताया कि 21 अप्रैल तक का शेड्यूल हमारे पास है और फाइनल्स उम्मीद की जा रही है कि 26 मई को हो सकता है। डिपेंड करेगा बाकी चुनाव के शेड्यूल के ऊपर, लेकिन ये फिलहाल उम्मीद है कि 26 मई को हम आईपीएल का फाइनल होता हुआ देखेंगे। इस साल काफी सारे चेंजेस हुए हैं, टीमों में बदलाव हुए हैं, वो भी आपको बता दें। अच्छा, कुछ अहम मुकाबले जो आने वाले 4-5 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। आज 22 मार्च 8 बजे ये पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। दूसरा मुकाबला आपको 23 मार्च को 3:30 बजे देखने को मिलेगा, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह भी बड़ा अहम मुकाबला होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 23 मार्च को शाम 7:30 बजे। यानी होने जा रहा है डबल हेडर। 23 मार्च के दिन राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ खेलेंगे 3:30 बजे 24 मार्च को, और 24 मार्च को ही जो दूसरा मुकाबला है वो होगा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो ये कुछ अहम मुकाबले हैं। इसके अलावा 25 मार्च को देखिएगा 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की जोरदार टक्कर। तो ये वो बड़े मुकाबले हैं जो आगे आपको दिखाई देंगे विद इन अ वीक। अब देखिए इस साल किसके हाथ में है आईपीएल की कमान, यानी उसके टीमों की कमान। पूरा यंग ब्रिगेड है। हार्दिक पांड्या मुंबई के कप्तान बन चुके हैं और एक सरप्राइज आया, कल ही हमने देखा ऋतुराज गायकवाड़ अब चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन होंगे। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी टीम में होंगे लेकिन कप्तानी नहीं करेंगे। ऋषभ पंत का शानदार कमबैक, सबको उम्मीद है दिल्ली की कमान संभालेंगे शुभमन गिल। गुजरात ऑफ कोर्स उनके नेतृत्व में खेलेगी। श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स का नेतृत्व करेंगे। केएल राहुल लेकर उतरेंगे अपनी लखनऊ की टीम को। शिखर धवन पंजाब की तरफ से लीड करेंगे। संजू सैमसन के हाथों में होगी राजस्थान रॉयल्स की कमान। फैफ डू प्लेसी एकमात्र इस पूरे उसमें और उनके साथ पैट कमिंस, ये 2 विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके हाथों में कमान होंगी। एक के हाथ में होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरे के हाथ में राजस्थान रॉयल। और यहां देखिए कि कितने सारे खिलाड़ी इस साल हेवी प्राइस टैग के साथ आए। मिशेल स्टार्क सबसे महंगे 24 करोड़ या ऑलमोस्ट 25 करोड़ ही हो गया जी, उनको खरीदा है। और इधर सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस के लिए दिए हैं 20.5 करोड़ रुपए। ये वन ऑफ द प्राइसलिएस्ट प्लेयर्स हैं और इस साल रिकॉर्ड भी बने हैं। डेरिल मिचेल को 14 करोड़ में लिया है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था और उसी बदौलत इतना पैसा इनको बरसा। हर्षल पटेल इनफैक्ट आईपीएल तक लिमिटेड रहते हैं लेकिन अभी भी उन्होंने अपने प्राइस को हैवी रखा है। ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए में गए हैं। अल्जारी जोसेफ को आरसीबी ने 11.5 करोड़ में खरीदा है। क्या ये अपनी गेंद से रफ्तार वो दिखाएंगे, देखना होगा। अच्छा, कुछ नए बदलाव इंटरेस्टिंग इस बार हुए जिससे शायद आपको खेल देखने का मजा और ज्यादा आएगा। 1 ओवर में अब 2 बाउंसर्स अलाउड होंगे और इसके अलावा एक स्मार्ट रिप्ले सिस्टम भी आ रहा है। तो ये तो सस्पेंस बनाकर ही रखते हैं, देखिएगा खुद कि कैसा होता है। लेकिन कुल मिला के मस्त धमाल होने वाला है इस साल आईपीएल में, जिसका आगाज आज शाम से होने जा रहा है।
शुक्रिया विपिन जी, आईपीएल से जुड़े खास अपडेट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।